हेलो एवरीबॉडी, मैं हरिकेश अशोक दुबे वेलकम करता हूं आपका रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग यहां पे 12th का फिजिक्स लेसन नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का वीडियो लेक्चर तीसरा देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हमने ऑलरेडी इससे पहले के टॉपिक्स को कवर कर रखा है वीडियो नंबर 2 में, तो आप वहाँ पे से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये मेरा सॉलिड एरिया है। दिस इज माय सॉलिड एरिया। ये जो पूरा आप बॉक्स देख रहे हैं ये मेरा सॉलिड एरिया है, ये मेरा लिक्विड अब इस सॉलिड के कांटेक्ट में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया में क्या हुआ है कि मेरा लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड आया है, जहाँ पे मेरे पास एक ए का मॉलिक्यूल्स है, और ये जो ए के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप जो ये गोला देख रहे हैं, मीन्स ए के आजू बाजू में ये जो सर्कुलर पाथ है, इसे क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो इस तरफ जा रहा है, मतलब दिस इज डायरेक्टेड इनवर्ड। ये सॉलिड के अंदर का पार्ट है, आपका टेंजेंटियल पार्ट यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? जीरो, सॉलिड के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो फिगर नंबर सी आप देख रहे हैं, सी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या हो रहा है? शो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड हाईली प्योर वाटर। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड एकदम से हाईली प्योर है। ओके, नाउ विच कंप्लीटली वेट अ लिक्विड दैट इज क्लीन ग्लास। ये जो हाईली प्योर सॉलिड है, ये पूरे तरीके से इस सॉलिड को गीला कर देगा। ये जो वॉल है सॉलिड का, उसको ये गीला कर देगा, वॉल सरफेस को। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस केस इज ऑलमोस्ट जीरो। इस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, देखिए ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दे रहा है जो कि जीरो है, दिखाई दे रहा है नाउ। तो आप क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टेंस टू जीरो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थीटा टेंस टू 0 डिग्री। ओके, नाउ ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं बस आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ अब क्या देखेंगे हम कि इन द केस ऑफ द लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स नियर टू द कॉन्टैक्ट रीजन आर सो लेस इन अ नंबर दैट द कोहेसिव फोर्स इज नेग्लिजिबल। क्या होता है कि ये जो एरिया, अगर मैं इस एरिया को जूम करके देखूँ, मैं इस एरिया को जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी कम मात्रा में हैं। वो इतना ज़्यादा कम मात्रा में है कि जो कोहेसिव फोर्स है वो पूरी तरीके से नेग्लिजिबल हो गया, यानी इन दिस केस द कोहेसिव फोर्स आर नेग्लिजिबल। ओके, ए सी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में जो आपका ए सी होगा, ए सी वेक्टर, वो आपका जीरो हो जाएगा। एंड नेट कोहेसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट फोर्स। और जो नेट कोहेसिव फोर्स लग रहा है इस जगह पे, वही आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा। इट मीन्स आपका एपी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए आर वेक्टर के। तो देखिए यहाँ पे आपको वही दिया है, योर एपी वेक्टर इज इक्वल टू ए आर वेक्टर। ए सी आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि नेट एडहेसिव फोर्स ही आपका जीरो है। अब क्या होगा? जब टेंजेंट एटी इज अलॉन्ग द वॉल्स विद इन द लिक्विड, जो टेंजेंट है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो ये एटी का टेंजेंट है, दिस इज अलॉन्ग द वॉल्स। ये किसके साथ है बच्चों? वॉल्स के साथ है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है पूरी तरीके से। नाउ विद इन द लिक्विड एट कॉन्टैक्ट जीरो। अब हम नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया होगा कि जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। नाउ उस केस में आपका जो एआर था वो इनसाइड द लिक्विड था, और टेंजेंटियल आपका नॉर्मल के ही परपेंडिकुलर था। यहाँ पे एआर जो है वो इनसाइड द लिक्विड है, और अगेंस्ट यहाँ पे टेंजेंट उसको परपेंडिकुलर है। ओके, ऑब्वियसली सच लिक्विड डू नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। इसीलिए ये लिक्विड कभी भी सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करते। नाउ ओके, नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशन फॉर द कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप देख लेंगे कि ये मेरा सॉलिड पार्टिकल्स है। इतने एरिया में क्या है? ये शेडेड रीजन जो है, दिस इज माय सॉलिड। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ए पार्टिकल है, ये मेरा ए मॉलिक्यूल है। ओके, और ये उस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल लिक्विड है जिसके पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री है। मैंने क्या मान लिया है कि ये मेरा हाइपोथेटिकल लिक्विड है। हाइपोथेटिकल मतलब मेरा कंसीडर किया हुआ, जिसके पास एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, ऐसा लिक्विड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट मेरे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, ऐसे लिक्विड्स को हम हाइपोथेटिकल लिक्विड्स कहेंगे। तो ये एक मेरा हाइपोथेटिकल लिक्विड है, ये 90 डिग्री से कॉन्टैक्ट में है। किसके साथ? गिवन सॉलिड के साथ। ओके, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। ओके, इस सेक्शन में हम एक्यूट एंगल को 90 डिग्री मान के चलेंगे। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो भी आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। इन दिस केस द नेट कोहेसिव फोर्स AC, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेट कोहेसिव फोर्स AC पे पड़ रहा है। AC पे क्या पड़ रहा है बच्चों? नेट कोहेसिव फोर्स एग्जैक्टली एट 45 डिग्री। ये एग्जैक्टली किस पे पड़ रहा है?
45 डिग्री पे। देखो ये अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अगर मैं हाफ करूँ, मतलब उसका मैंने ये इन शॉर्ट हाफ कर दिया है, तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 45 डिग्री आएगी। तो यहाँ पे एक साइड मेरा 45 डिग्री का है। ओके, तो वही ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 45 आइदर साइड ऑफ द सरफेस, ये सरफेस के दोनों ही बाजू से 45 डिग्री होगा। ओके गाइस, ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड द रिजल्टेंट फोर्स ए आर एग्जैक्टली वर्टिकल अलॉन्ग द सॉलिड सरफेस, और जो ए आर है वो कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा सॉलिड सरफेस के पास से ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, वो हम चेक कर लेंगे। जैसे कि ये आपका एपी है, याद रखना है, दिस इज योर एपी, दिस इज योर ए आर एंड दिस इज योर ए सी। अब हम जो भी सीखेंगे वो एपी ए आर ए सी के टर्म में ही सीखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर दिस टू ऑक्योर एपी वेक्टर एपी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई √2। वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका एपी है वो क्या है, ए सी √2 है। ए सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट कोहेसिव फोर्स, ए सी क्या है, मैग्नीट्यूड है नेट कोहेसिव फोर्स का। फ्रॉम दिस वी कैन राइट द कंडीशन फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल फॉर द कॉन्टैक्ट। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक कंडीशन देखेंगे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो दो कंडीशंस बन गए बच्चों, यानी आपको इन शॉर्ट ये कंडीशंस याद रखनी है। क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उनको नेम्स देना है, और ये दो कंडीशंस आपको राइट डाउन करके लेना है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। कंडीशंस कैसा है, फॉर एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेक्टर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी डिवाइड बाई √2 एंड ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए जो ए पी है इज लेस देन ए सी डिवाइड बाई √2। ओके, तो आपको ये दोनों ही बातें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ डज अ वाटर प्रूफिंग एजेंट वर्क, इट चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूस। वाटर प्रूफिंग एजेंट कैसे काम करता है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को एक्यूट से ऑब्ट्यूस में बदल देता है, इसके लिए हमारा वाटर प्रूफिंग एजेंट काम करता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। अब जो शेप होता है लिक्विड ड्रॉप्स का सॉलिड सरफेस पे, वो कैसे होता है देखेंगे। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिक्विड इज ड्रॉप ऑन अ प्लेन सॉलिड सरफेस, द लिक्विड विल आइदर स्पेरेड ऑन अ सरफेस और विल फॉर्म अ ड्रॉपलेट ऑन अ सरफेस। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब भी आप एक स्मॉल अमाउंट में लिक्विड को ड्रॉप करोगे किसी प्लेन सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो लिक्विड फैल जाएगा उस सरफेस के ऊपर, या तो वो फॉर्म करेगा ड्रॉपलेट उस वाटर सरफेस के ऊपर। विच फिनोमिनॉन विल ऑक्योर डिपेंड ऑन द सरफेस टेंशन। अब ये जो प्रक्रिया क्रिया हुई है, इसे सरफेस टेंशन की मदद से हम समझ सकते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में होता है, यानी इस फिनोमिनॉन को क्या कहेंगे हम, दिस फिनोमिनॉन इज डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ये लिक्विड के सरफेस टेंशन और जो एंगल बन रहा है लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, चलिए देखते हैं। The surface tension between the liquid and air as well as between the solid and air will have to be taken in account। अब जो सरफेस टेंशन लिक्विड और हवा और उसके साथ ही सॉलिड और हवा के बीच में है, उसको भी हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ मान लीजिए जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है सॉलिड और लिक्विड पेयर्स में, तो T1 क्या हो गया, दिस इज अ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। T1 क्या है, ये सरफेस टेंशन है लिक्विड और सॉलिड के बीच में। T2 क्या है, इन शॉर्ट ये फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये वो फोर्स है जो आपका एयर सॉलिड इंटर यानी हवा और सॉलिड इंटरफेस में देखने के लिए मिल रहा है। यानी आप क्या बोलेंगे, T1 इज द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस और सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ एयर सॉलिड इंटरफेस, आप बोल के लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट T3 क्या है, T3 क्या होगा, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट एयर लिक्विड इंटरफेस। ये वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन ऑफ एयर और लिक्विड की वजह से आ रहा है। तो अब क्या होगा, T1 T2 T3, हमें इन तीनों का ही मतलब पता है, ठीक है। अब हम इससे एक डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं कि T2 ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है, अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप की बात करूँ, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप के केस में क्या होगा कि जो आपका T2 है वो इज इक्वल टू होगा T1 प्लस T3 कॉस थीटा। अब मेरा एम क्या होता है कि इस कॉस थीटा को डिटरमाइन करना, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3। ये हो गया, यहाँ तक याद होगा। अब इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद में रखना है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केसेस। इस इक्वेशन की मदद से हम फॉलोइंग केस लेंगे, T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T2 इज माइनस T1। T2 क्या है,
बड़ा है T1 से और T2 में से अगर आप T1 माइनस करोगे तो वो लेस देन होगा T3 से, ठीक है। cos थीटा इज पॉजिटिव एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। कंडीशन क्या बोला है कि इस केस में क्या होगा, cos थीटा आपका पॉजिटिव होगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा। देख लेते हैं कैसे डायग्राम होगा। देखिए ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका ड्रॉपलेट हो गया उस सॉलिड सरफेस के ऊपर, ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3। यानी T1 क्या है आपका लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, T2 है एयर सॉलिड इंटरफेस एंड T3 क्या है, ये है आपका एयर लिक्विड इंटरफेस और एंगल यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पे सेकंड केस आपके लिए क्या अराइज होता है, देखिए सेकंड केस एंड उसका इक्वेशन, ये एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए था। आपका जो पहला केस है वो किसके लिए था, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए था। अब सेकंड वाला जो केस है वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए है। इस केस में क्या होगा, T2 आपका लेस देन होगा T1 से, और जब भी आप T2 में से T1 को माइनस करोगे तो वो पूरा टर्म T3 से कम होगा। यहाँ पे आपका cos थीटा नेगेटिव होगा। पहले वाले केस में क्या था आपका, cos थीटा पॉजिटिव था, इस वाले केस में क्या है, cos थीटा नेगेटिव है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं T1 क्या है यहाँ पे आपका लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, T2 है एयर सॉलिड इंटरफेस, T3 लिक्विड एयर इंटरफेस, क्या है आपका T3 लिक्विड एयर इंटरफेस। ओके, और ये जो डायग्राम है ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए दिया हुआ है। देखो ये मोर देन 90 है तो आप बोल सकते हो ना ये ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके ना, अब यहाँ पे एक और केस दिया हुआ है, थर्ड केस में क्या होगा, अगर आप T2 में से T1 माइनस करोगे तो वो T3 के बराबर होगा। इस केस में cos थीटा आपका 1 होगा और थीटा नियरली इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये 0 वाला केस हो सकता है, ये 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला केस। नाउ T2 माइनस T1 अगर बड़ा है T3 से और T2 बड़ा है ये T1 प्लस T3 से, तो जो cos थीटा आएगा वो 1 से बड़ा होगा। ये इम्पॉसिबल है, ये क्या है, इस केस में क्या होगा, लिक्विड स्प्रेड ओवर द लिक्विड सरफेस एंड ड्रॉपलेट विल नॉट बी फॉर्मेड। इस केस में क्या होगा कि आपका जो लिक्विड है, मान लीजिए ये आपका सॉलिड है, जैसे ही इसके ऊपर ये लिक्विड गिरेगा ये ड्रॉपलेट नहीं बनाएगा, ये इस पूरे सॉलिड सरफेस को कवर कर लेगा एज मच एज पॉसिबल। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ओके, नाउ थर्ड हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे फैक्टर अफेक्ट करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके लिए यहाँ पे 3 कंडीशंस दी हुई हैं, 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं। पहला है द नेचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इन अ कॉन्टैक्ट। आपका जो नेचर है लिक्विड का और सॉलिड का वो हमेशा कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इम्प्योरिटी आपका प्रेजेंट होगा लिक्विड में और वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, अब तीसरा क्या है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। एनी इंक्रीज इन अ टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आप कोई भी इंक्रीज कर दोगे टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का तो डिक्रीज हो जाएगा उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या याद होना चाहिए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको जो सॉलिड और लिक्विड सरफेस दिया है उसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कांस्टेंट रहेगा गिवन टेम्परेचर के ऊपर। नाउ अब हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ पेयर ऑफ लिक्विड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। अब हम वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे उन पेयर्स के लिए, जैसे कुछ लिक्विड और सॉलिड का क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है वो देखेंगे। पहले यहाँ पे एसआर नंबर कुछ ले लिया मैंने, यहाँ पे हमारे टेबल फॉर्म में लिक्विड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। पहला प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। अगर आपके पास प्योर वाटर और क्लीन ग्लास है तो उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होगा। क्लोरोफॉर्म विथ क्लीन ग्लास के ऊपर क्लोरोफॉर्म का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है। ऑर्गेनिक लिक्विड है क्लीन ग्लास के साथ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 है। इथर विथ अ क्लीन ग्लास, अगर इथर है उसका क्लीन ग्लास के कॉन्टैक्ट में तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 16 डिग्री का बनता है। केरोसिन विथ अ क्लीन ग्लास 26 डिग्री। वाटर विथ पैराफिन 107 डिग्री एंड मर्क्यूरी विथ क्लीन ग्लास 140 डिग्री। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन बना रहा है, मर्क्यूरी बना रहा है। तो गाइस आप लोग को ये याद रखना है। नाउ इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन देखेंगे, क्या इफेक्ट होता है इम्प्योरिटी और टेम्परेचर का सरफेस टेंशन के ऊपर। इफेक्ट ऑफ, सबसे पहला देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। When a soluble substance such as common salt, sodium chloride is dissolved in a water, the surface tension of water increase. अगर आप नमक में पानी को घोल दोगे तो जो पानी का surface tension है वो बढ़ जाएगा। When a sparingly soluble substance such as the phenol or a detergent is mixed with the water, surface tension of a water decrease. अगर आप फिनॉल या डिटर्जेंट जैसी चीज़ों को पानी में मिलाते हो तो वो पानी का surface tension डिक्रीज कर देंगे। गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्सड विथ अ वाटर
to wash dish. Due to this, the surface tension of water decreases and water make good contact with the fabrics and is able to remove touch stain. क्या होता है, इसी कारण की वजह से, जैसे डिटर्जेंट आपने पानी में डाला, उसने पानी का सरफेस टेंशन कम कर दिया। अब सरफेस टेंशन कम होने के कारण जो पानी है वो वॉश डिश के साथ यानी उस कपड़े के साथ उस जगह पे अच्छे से चिपक पाता है। जब वो अच्छे से कांटेक्ट में आ जाता है फैब्रिक के साथ और वो फैब्रिक उस स्टेन के साथ कांटेक्ट में आता है, तब वो फैब्रिक में स्टेन लग के निकल पाता है। ये क्यों होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के कारण होता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज, इसके कारण फैब्रिक एबल टू रिमूव द स्टेन, यानी तभी आपका फैब्रिक उस गंदगी को निकालने के उपयोग हो पाता है। नाउ when insoluble impurities is added to a water, surface tension of water decrease. अगर न घुलने वाली insoluble impurities को आपने पानी में डाल दिया तो जो surface tension है वो water का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। when impurity get added to any liquid, अगर आप impurity ऐड कर रहे हो किसी भी लिक्विड में, the cohesive force of that liquid decrease, तो जो cohesive force है उस लिक्विड का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जो अफेक्ट करेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। जो किसको अफेक्ट करने वाला है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। एंड हेंस द शेप ऑफ द मेनिस्कस, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा शेप देने के लिए मेनिस्कस को। इफ मर्क्यूरी गैदर डस्ट देन इट सरफेस टेंशन इज रिड्यूस, अगर मर्क्यूरी में कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। इट डज नॉट फॉर्म स्पेरिकल ड्रॉपलेट अनलेस द डस्ट इज कंप्लीटली रिमूव, वो एक स्पेरिकल ड्रॉपलेट नहीं बना पाएगा जब तक कि आप पूरी तरीके से गंदगी को रिमूव नहीं कर देते, डस्ट को रिमूव नहीं कर देते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, इट इज मोस्ट लिक्विड, इन मोस्ट लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। गाइस मार्क कर लीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सजेस्ट दैट द न्यू कॉटन फैब्रिक शुड बी वॉश्ड इन अ कोल्ड वाटर, तो जो नया फैब्रिक है उसको वॉश करेंगे अगर आप कोल्ड वाटर में तो क्या होगा? इन दिस केस, इस केस में वाटर डज नॉट मेक अ गुड कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक ड्यू टू इट्स हाई सरफेस टेंशन। क्या होगा? अगर आपने इस केस में वाटर अच्छा कांटेक्ट नहीं बना पाएगा फाइबर के साथ और सरफेस टेंशन, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन हाई हो गया है। द फाइबर डज नॉट लॉस इट्स कलर बिकॉज ऑफ दिस फाइबर। क्या बोला है? नाउ हॉट वाटर इज यूज्ड टू रिमूव द टच स्टेन ऑन अ फैब्रिक बिकॉज इट इज अ लोअर सरफेस टेंशन। इन द केस ऑफ द मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम द सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि कॉपर पिघला हुआ है अगर आपका मोल्टन स्टेट में है और कैडमियम अगर मोल्टन स्टेट में है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। अभी तक हमने नॉर्मल केस में क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन कम हो रहा था, ओके, और टेम्परेचर कम करने पे सरफेस टेंशन बढ़ रहा था। नाउ द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम जीरो एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का वो जीरो हो जाएगा कब? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो आप लोगों को बच्चों ये याद रखना है कि द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम जीरो एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो हो जाए तो उस टेम्परेचर को ही हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। किस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे? जिस टेम्परेचर पे किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिक्विड का सरफेस टेंशन जीरो हो जाए। अब अलग अलग प्रकार के लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होगा तो वो अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो होंगे, ओके। नाउ अब हम देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। क्या एक्सेस प्रेशर बनता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के लिए? एवरी मॉलिक्यूल्स ऑन अ लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। हर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड सरफेस पे वो कोई तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, विच आर टेंजेंटियल टू द लिक्विड सरफेस एट अ रेस्ट। वो टेंजेंटियल होते हैं लिक्विड सरफेस एट रेस्ट के लिए। द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट फोर्स of a surface tension acting on a molecules on the liquid surface depend upon the shape of the liquid surface। जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट फोर्स का सरफेस टेंशन जिस भी मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्ट हो रहा है लिक्विड के ऊपर, ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, कि आपके उस लिक्विड सरफेस का क्या शेप है। यानी शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस। यही रीजन है कि जो भी आपका फोर्स है सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगने वाला लिक्विड सरफेस की वजह से, ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ लिक्विड की वजह से। तो आपको ये बातें याद रखनी है। दिस फोर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिसाइडिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये फोर्स और आपको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ये पता लगाने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए प्रेशर किस पॉइंट पे कितना है सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, ओके। नाउ फिगर जो आपको ABC दिखाई दे रहा है, शो द सरफेस ऑफ द थ्री लिक्विड।
ये आपको सरफेस दिखा रहे हैं 3 लिक्विड के, जिनका डिफरेंट शेप है और उनके पास अलग अलग मिनिस्कस है। अब मान लीजिए कि फोर्स ए लग रहा है, यानी वेक्टर फोर्स ए बी अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ऑल द 3 फिगर शो द 2 मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। जितने भी 3 फिगर हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स ए और बी दिखा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ए इज जस्ट अबो, मॉलिक्यूल्स ए क्या है, वो जस्ट अबो है, एंड द मॉलिक्यूल बी इज जस्ट बिलो इनसाइड द लिक्विड, और जो मॉलिक्यूल्स बी है वो क्या है, जस्ट बिलो है लिक्विड के इनसाइड पे। लेवल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी इज ऑलमोस्ट 0। अब ये जो लेवल डिफरेंस आ रहा है ए और बी में, वो लगभग कितना है, 0 है। सो दैट इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू बी प्रेशर डिफरेंस। तो ये कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता प्रेशर डिफरेंस के लिए। ओके, एट ऑल द 3 फिगर्स द प्रेशर एट अ पॉइंट ए इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी। तो हर ये तीनों प्रेशर, ये तीनों फिगर में जो प्रेशर है पॉइंट ए पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी है। तो चलिए पहला देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, ए प्लेन लिक्विड सरफेस, शो अ प्लेन फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये आपको क्या दिखा रहा है, प्लेन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड दिखा रहा है। इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द फोर्स टेंशन। इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है, जो Ft है ऑन अ मॉलिक्यूल्स। एट बी 0, और बी पे वो क्या होगा, 0 होगा। द फोर्स Fa इटसेल्फ डिसाइडेड द प्रेशर। जो फोर्स Fa है वो इटसेल्फ क्या डिसाइड करेगा, प्रेशर को। एंड प्रेशर एट ए एंड बी इज सेम, और प्रेशर जो है ए और बी पे वो सेम है। यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं। Ft क्या है आपका, फोर्स ड्यू टू द टेंशन, है ना। Ft इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन ऑफ फोर्स रिजल्टेंट ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो आपका ए बी है, ए बी पे क्या रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा। द प्रेशर एट ए बी इज द सेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप लोग को वही देख के बोलना है। नाउ ए इज द प्लेन सरफेस, ए ये जो है आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस पे क्या सिनारियो है वो देखेंगे। सरफेस ऑफ अ लिक्विड बी इज द अपर कॉन्वेक्स। बी यहाँ पे आपका क्या है, बी गाइज, यहाँ पे बी को याद रखना है, बी आपका अपर कॉन्वेक्स है। ओके, नाउ कॉन्वेक्स व्हेन सीन अबोव। अब जब भी ये कॉन्वेक्स क्या होता है, अपर सरफेस होता है, डोम का जो ऊपर का शेप होता है। देखो कॉन्वेक्स बता देता हूँ क्या होता है। अगर मैं एक डोम ड्रॉ करता हूँ, ओके नाउ मैंने यहाँ पे एक डोम शेप बनाया है, तो ये जो ऊपर का एरिया है ये कॉन्वेक्स कहलाता है, और अंदर का एरिया कॉन्केव कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो डोम शेप का है, एज सीन अबोव, इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो क्यों आया है, सरफेस टेंशन के कारण आया है। ऑन द मॉलिक्यूल साइड बी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और एड अप करेंगे टू द, और इस पे एड अप टू द क्या करना है, देख लेते हैं। Ft बी ऐड करेंगे। नाउ डाउनवर्ड फोर्स Fa, एड अप क्या करेंगे इस पे, डाउनवर्ड फोर्स Fa। Fa इज डाउनवर्ड फोर्स एंड Ft इज ऑल्सो मूविंग डाउनवर्ड। ओके, नाउ दिस ड्यूलप, ये क्या करेगा, ये आपका डायग्राम बच्चों यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो डोम शेप है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपका डोम शेप में रहेगा जो भी। ये पॉइंट ए है, ये बी है, Fa इज द फोर्स ड्यू टू ए, ये Ft आपका फोर्स, टेंजेंटियल फोर्स है। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ड्यूलप ग्रेटर प्रेशर एट पॉइंट पी। इसके कारण क्या होगा, एक ग्रेटर प्रेशर ड्यूलप होगा पॉइंट पी पे, विच इज इनसाइड द लिक्विड। और वो कहाँ पे है, देखो ग्रेटर प्रेशर ड्यूलप हुआ बी के ऊपर, जो इनसाइड द लिक्विड जाएगा ऑन द कनकेव साइड। ये लिक्विड बी किस तरफ मूव करेगा, कनकेव साइड। अब मैंने बताया अंदर का पार्ट क्या होगा, कनकेव साइड होगा ऑफ द मिनिस्कस। ये आपका मिनिस्कस है, मिनिस्कस के अंदर का एरिया कनकेव होगा, और इस प्रेशर के वजह से, Fa के वजह से, और इस टेंजेंटियल फोर्स के वजह से जो आपका पॉइंट बी है वो नीचे की तरफ, इनसाइड द केव ट्रैवल करेगा। एंड द प्रेशर ऑफ द कनकेव इनसाइड, दैट इज इनसाइड द लिक्विड, इज ग्रेटर देन दैट ऑन द कनकेव साइड, आउटसाइड। यानी ये क्या कह रहे हैं, इनसाइड द एरिया इज ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू द आउटसाइड द एरिया। बाहर के कंपैरिजन में अंदर क्या है, ग्रेटर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मॉलिक्यूल्स। क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं बच्चों। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनसाइड। नाउ अभी हम लोग देखने वाले हैं कनकेव लिक्विड सरफेस। यहाँ पे जो आपका Fa है, Fa क्या है आपका, फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड Ft जो है ये है मेरा सरफेस टेंशन। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि बोथ आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहे हैं। नाउ अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये आपका कनकेव सरफेस है, द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन विच, ये वो सरफेस ऑफ लिक्विड है जिसके अंदर द अपर कनकेव, कनकेव व्हेन सीन फ्रॉम द अबोव,
यानी कनकेव एरिया आपको कब दिखाई देगा, जब आप ऊपर से देखोगे। आप यहाँ से देख रहे हो तो ये एरिया आपको कनकेव नजर आएगा, इसका मतलब क्या है, इट इज इन, ये आपका क्या है, कनकेव सरफेस है। ऐसे केसेस में फोर्स ड्यू टू जो आपका सरफेस टेंशन की वजह से आता है, ये जो फोर्स आपका सरफेस टेंशन की वजह से अराइज हुआ है ऑन द मॉलिक्यूल्स एट बी, वो मॉलिक्यूल्स बी पे लगता है, यानी आपका सरफेस टेंशन का फोर्स इस वाले मॉलिक्यूल बी पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, मॉलिक्यूल बी पे लग रहा है। इज वर्टिकली अपवर्ड, वो एक्चुअल में क्या होगा, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। द फोर्स एफ ए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट डाउनवर्ड, क्या होगा, जो आपका फोर्स, जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है वो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, द फोर्स एफ ए एंड एफ टी बोथ आर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ही यहाँ पे, ये वाला जो है ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स इस तरफ से अटैक अप्लाई हो रहा है, और आपका एफ टी इस डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, देयरफॉर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट डाउनवर्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर बी इज लेस देन एफ ए। तो यहाँ पे जो आपका नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर एट बी, फोर्स एफ ए ही रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर लगाने के लिए बी के ऊपर, इज लेस देन एफ ए, वो एफ ए से कम है। क्लियर। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द फोर्स इज एफ ए इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट डाउनवर्ड, एफ ए एंड एफ टी एक्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देयरफॉर द नेट डाउनवर्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर एट बी, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर बी के ऊपर बनाने के लिए, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। दैट डेवलप द लेसर प्रेशर एट बी, तो इससे क्या होगा, कम प्रेशर बी के ऊपर डेवलप करेगा, विच इज इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड के इनसाइड है उसके कंपैरिजन में कम प्रेशर डेवलप होगा। ऑन द कन्वेक्स साइड में मिनिस्कस के दोस्त, इसके कारण क्या हुआ, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड दैट इज आउटसाइड द लिक्विड, तो जो प्रेशर है कनकेव साइड में, इसका मतलब जो आउटसाइड में प्रेशर है वो ग्रेटर है देन द कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में, इनसाइड के कंपैरिजन में। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि आउटसाइड द प्रेशर क्या है, मैं क्या बोल सकता हूं कि आउटसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर द प्रेशर देन इनसाइड द लिक्विड, यानी बाहर ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है एज कंपेयर टू द इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के बाहर ज्यादा प्रेशर है और लिक्विड के अंदर कम प्रेशर है। तो लिक्विड का जो बाहरी साइड है आप उसे क्या बोल रहे हो यहाँ पे, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड दैट इज आउटसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर, प्रेशर इज ग्रेटर ऑन आउटसाइड द लिक्विड एंड दैट ऑन कनकेव साइड दैट इज इनसाइड द लिक्विड, यानी प्रेशर कम है इनसाइड द लिक्विड। अभी हम लोग देखने वाले हैं 2.4.7 कैपिलरी एक्शन। चलिए फिर डिस्कस करेंगे क्या होता है कैपिलरी एक्शन। अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन बोर दैट इज इक्विवेलेंट 1 नैनोमीटर, एक ट्यूब आपके पास होगा, उसका जो सिराना है, मुंह है, वो बहुत ही पतला होगा, 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं 2.4.7 कैपिलरी एक्शन। एक ट्यूब है, वेरी फाइन बोर, उसका मुंह बहुत ही छोटा है, पतला है, अप्रॉक्स वो कितना है, 1 मिलीमीटर का है, एंड ओपन एट बोथ द साइड इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब, वो दोनों साइड से ओपन होना चाहिए। मान लीजिए ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन की है ये कैपिलरी है मेरा, ये क्या होगा, बहुत ही पतला सा लाइन होगा, ये दोनों एंड से ओपन होना चाहिए, यहाँ से भी ओपन होना चाहिए और यहाँ से भी ओपन होना चाहिए। कांच की पतली सी पाइप होता है जिसका ये वाला जो एरिया है वो कुछ 1 मिलीमीटर के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बच्चों याद रखना है। इफ वन एंड ऑफ द कैपिलरी इज डीप इन अ लिक्विड विच पार्शियली और कंप्लीटली वेट द सर्फेस ऑफ अ कैपिलरी लाइक वाटर इन अ ग्लास, अगर आप एक एंड कैपिलरी का पानी के अंदर डीप कर दोगे वो आधा या पूरी तरीके से जो सरफेस है कैपिलरी को उसे गीला करेगा, लाइक वाटर इन अ ग्लास, जैसे ग्लास में पानी होता है वैसे। अ लेवल ऑफ अ लिक्विड इन द कैपिलरी इज राइज, तो जो पानी का माप है यानी पानी उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ द कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस लाइक अ मर्क्यूरी इन अ ग्लास, द लेवल ऑफ अ लिक्विड इन द कैपिलरी इज ड्रॉप। अगर आप एक बार क्या हुआ, जैसे कि पानी ग्लास को गीला करता है, तो उस चीज में जब मैंने कैपिलरी को डाला तो पानी ऊपर की तरफ बढ़ा, है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मेरा कैपिलरी है, पानी ग्लास को गीला कर रहा है, तो पानी इस कैपिलरी में ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा कैपिलरी है, दिस इज माय कैपिलरी, अब ये है मेरा कैपिलरी, इसमें मैंने मर्क्यूरी डाला, मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं करता, तो क्या होगा, उसका लेवल नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर। नाउ
द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज ड्रिप इन द लिक्विड इज कॉल्ड द कैपिलरिटी। ये जो प्रक्रिया है बढ़ने की और घटने की कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसे क्या कहते हैं? कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी के कुछ एक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है ऑयल राइज अप द थिक ऑफ द लैम्प। जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आएगा लैम्प के। ओके, जैसे आप लैम्प जलाते हो, उसमें जैसे आपने दिया जलाया, दिया में जो तेल है वो ऊपर की तरफ आता है, ये कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। कापूस यहाँ पे कैपिलरी एक्शन करता है। क्लॉथ रैक सक वाटर, जो गीला, अगर आपने क्लॉथ है, आपने उसको पानी के अंदर डाला तो वो क्या करेगा? पानी को सक करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। वाटर राइज अप द क्रेविसेस इन अ रॉक। वाटर देखिए ऊपर की तरफ, जो रॉक में छोटे क्रैक्स होते हैं, नैरो क्रैक्स होते हैं, उनमें पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। सैप एंड वाटर राइज अप टू द टॉप ऑफ द मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। देखिए पेड़ के अंदर जो सैप वाटर होता है वो टॉप ऑफ द ट्री तक पानी पहुंचाने का काम करता है। हाँ, पानी और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्री के टॉप मोस्ट तक पहुंचता है कैपिलरी एक्शन के कारण। ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब द इंक। जो आपका ब्लोटिंग पेपर रहेगा वो इंक को एब्जॉर्ब करेगा, वो भी कैपिलरी एक्शन है। When a capillary is deep in a liquid, two effects can be observed। जब भी आप कैपिलरी को पानी लिक्विड में डालते हो तो दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। द लिक्विड लेवल कैन बी राइज इन अ कैपिलरी, यानी ग्लास इन अ वाटर कैपिलरी, और द लिक्विड लेवल कैन बी फॉल इन अ कैपिलरी, मर्क्यूरी इन अ ग्लास कैपिलरी। यानी दो ही चीज होगा, या तो लिक्विड का लेवल ऊपर की तरफ जाएगा या तो वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर लिक्विड का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है वाटर इन अ ग्लास का एग्जाम्पल है। अगर लिक्विड लेवल फॉल हो रहा है इसका मतलब है मर्क्यूरी इन अ कैपिलरी का एग्जाम्पल है, ग्लास कैपिलरी का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ यहां तक समझा? अब आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी फॉल। कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब डीप इन अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस। मान लीजिए आपके पास एक कैपिलरी है जिसको आप लिक्विड में डालते हो और वो सरफेस को गीला नहीं करता। फॉर एग्जांपल इन अ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के केस में द शेप ऑफ अ मर्क्यूरी मेनिस्कस इन द कैपिलरी इज अपर कनकेव। तो इस केस में जो मर्क्यूरी के मेनिस्कस का शेप होगा वो कैसा होगा? अपर। द शेप ऑफ अ मर्क्यूरी मेनिस्कस इन द कैपिलरी इज अपर कॉन्वेक्स। तो इस केस में जो मेनिस्कस है मर्क्यूरी का वो अपर कॉन्वेक्स होगा। मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, सच दैट वो कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट ए इज जस्ट अबव द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। पॉइंट ए आपका कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर है और वो इनसाइड द कैपिलरी है। पॉइंट बी इज जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस इनसाइड द कैपिलरी, और जो आपका पॉइंट बी है वो बिलो है कॉन्वेक्स सरफेस के इनसाइड द कैपिलरी। पॉइंट सी इज जस्ट अबव द प्लेन ऑफ द सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। यहाँ पे जो आपका पॉइंट सी है वो अबव है प्लेन ऑफ द सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी के लिए। पॉइंट डी इज जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस एंड आउटसाइड द कैपिलरी। जो पॉइंट डी है वो बिलो है प्लेन सरफेस के, और ये कहाँ पे है? और ये आउटसाइड द कैपिलरी होगा एंड बिलो द पॉइंट। देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करके रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए क्या है? अबो द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। ये कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर है और कैपिलरी के अंदर है। पॉइंट बी क्या है आपका? ये जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस के नीचे है एंड इनसाइड द कैपिलरी, ये कैपिलरी के अंदर है। पॉइंट सी क्या है? जस्ट अबव द प्लेन सरफेस। देखिए वाटर का प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर है, और ये कहाँ है? कैपिलरी के बाहर है। इट इज आउटसाइड द कैपिलरी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अगर मेरा कैपिलरी है तो ये उसके बाहर है, बरोबर। पॉइंट डी कहाँ पे? देखिए ये जस्ट बिलो द प्लेन सरफेस, ये वाटर के प्लेन सरफेस के यानी लिक्विड के प्लेन सरफेस के बिलो है। ये आउटसाइड द कैपिलरी है एंड क्या है? एंड बिलो द पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी के नीचे है। अब क्या होता है? अब यहाँ पे आपको प्रेशर ए पे कितना बन रहा है? अब मेरे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं? ए बी सी डी करके मेरे पास बच्चों 4 पॉइंट्स हैं। तो प्रेशर ए पे कितना है, प्रेशर बी पे कितना है, प्रेशर सी पे कितना है और प्रेशर डी पे कितना है, ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। मान लो जो प्रेशर ए पे है वो पी ए है, जो प्रेशर बी पे है वो पी बी है, जो प्रेशर सी पे है वो पी सी है, जो प्रेशर डी पे है वो पी डी है। तो जो वैल्यू है प्रेशर के लिए ए बी सी डी पे वो रिस्पेक्टिवली हम डिस्कस करेंगे। जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, द प्रेशर ऑफ द कनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। तो जो प्रेशर होता है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है, जो प्रेशर है कनकेव साइड में वो हमेशा क्या होगा? कनकेव साइड में ही हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यानी कनकेव साइड में मेरा कौन है ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे? हाँ, पीवी इज ग्रेटर देन पीवी देन दैट ऑन कॉन्वेक्स साइड। तो कॉन्वेक्स साइड में कौन है बच्चों? ए है। तो प्रेशर ए इज लेस देन प्रेशर बी। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रेशर बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ए, बरोबर। नाउ एज द पॉइंट ए एंड सी आर एट द सेम लेवल। अब आपको दिख ही रहा, आपने अगर डायग्राम देखा होगा तो ए और सी एक ही लेवल पे हैं। द प्रेशर एट द बोथ द पॉइंट्स इज द सेम। क्या जो प्रेशर है वो सेम है? यस, सेम है। एंड इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों पे कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं बोल सकता हूं
प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर सी, यानी प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। अब द बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी द सरफेस इज प्लेन। अब सी डी के बीच में क्या है, प्लेन सरफेस है। हाँ, तो जो प्रेशर ए पे है वही प्रेशर किस पे है, सी पे, और सी और डी एक ही प्रेशर पे हैं, यानी प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। अब हमें पता है कि प्रेशर ए जो था, हमारा प्रेशर ए छोटा था किससे, प्रेशर बी से, तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर डी भी छोटा होगा प्रेशर बी से। इट मीन्स जो प्रेशर एट पॉइंट बी लग रहा है दैट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट डी। द पॉइंट बी एंड डी आर एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल। बी और डी का अगर आप देखोगे लेवल डायग्राम में सेम है, बरोबर, लेकिन इन द ऑर्डर ऑफ द मेंटेन द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो द मर्क्यूरी इन अ कैपिलरी राइज आउट ऑफ द कैपिलरी, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा कैपिलरी से, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण। इन दिस ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रेशर द मर्क्यूरी इन द कैपिलरी रशेस आउट ऑफ द कैपिलरी। इसमें क्या होगा, अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं सेम प्रेशर, तो मर्क्यूरी के केस में क्या होगा कि कैपिलरी से बहुत ही तेजी से जो मर्क्यूरी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन, इसी के कारण देयर इज अ ड्रॉप इन द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी। यहाँ पे एक ड्रॉप है लेवल ऑफ द मर्क्यूरी का कैपिलरी के अंदर, एज शोन। देखिए ये मर्क्यूरी है, ये पूरा एरिया क्या है बच्चों, मर्क्यूरी है, और एक कैपिलरी मैंने उसमें डीप की, तो क्या हुआ, मर्क्यूरी का लेवल कैपिलरी के अंदर ड्रॉप डाउन हो गया, बरोबर, एंड प्लेन लेवल आर एट टॉप। कैपिलरी इन अ मर्क्यूरी ड्रॉप इन अ लेवल, यानी कैपिलरी में अगर मर्क्यूरी रहेगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब कैपिलरी में एक राइज आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, राइज आ रहा है। कैसे आ रहा है, जैसे 24 में आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ नीचे यही है 24. चलो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी एक्सप्लेन द राइज ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। कैपिलरी जस्ट इमर्ज इन अ वाटर, जैसे ही आप कैपिलरी, ये कैपिलरी है, जैसे ही आप इसको पानी के अंदर इमर्ज यानी डुबाओगे तो क्या होगा, हाँ, इनका लेवल पहले तो एक जैसा हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ए एंड फिगर बी एंड एक्सप्लेन द राइज ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। आपको ये फिगर देखना है और बताना है कैपिलरी का लेवल जो है वो कैसे राइज हुआ। यहाँ पे ए में क्या है, कैपिलरी जस्ट इमर्ज इन अ वाटर, जैसे ही आप कैपिलरी को इमर्ज करोगे वाटर में, जस्ट इमर्ज किया है। और यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, कैपिलरी इन अ वाटर आफ्टर राइज इन अ लेवल। अब क्या होता है, जैसे ही कुछ समय बाद वाटर का जो लेवल है कैपिलरी में राइज हो जाता है, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो गया है, राइज हो गया है। कितना राइज हो गया, ये हाइट एच राइज हो गया है, ठीक है ना। मेथड 1, अब इसकी मदद से आप पता लगा सकते हो, क्या पता लगा सकते हो, मेथड 1 यूजिंग अ प्रेशर डिफरेंस। आप प्रेशर डिफरेंस की मदद से पता लगा सकते हो, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड वाटर कॉलम ऑफ हाइट एच मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस 2t डिवाइड बाय r ड्यू टू द कनकेविटी। ओके नाउ अब क्या होगा, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन डिवाइड बाय रेडियस। अब इससे आपको क्या मिलेगा, प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, मेथड 1 का फॉर्मूला यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। इस फॉर्मूला की मदद से आप प्रेशर डिफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हो ना। या जो आपका रो है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे आपका आर रेडियस होगा कैपिलरी ट्यूब का, जो टीटा है ये एंगल होगा कॉन्टैक्ट का। तो क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये आपका कैपिलरी है, ये यहाँ से आप इस तरीके से आपका शेप बना हुआ है। ओके, ये आपका एंगल रेडियस, ये योर आर, दिस इज योर रेडियस। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज नथिंग बट, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा मेनिस्कस का, वो कैसे आएगा, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, है ना। अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन था, है कि नहीं, एच रो जी इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय आर। ओके नाउ, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपली हमने आर की वैल्यू पुट करने की कोशिश की है। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस किया था। तो इस केस में क्या होता है कि मैं आर की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू क्या मिली है, आर डिवाइड बाय कॉस। अगर इस जगह पे मैं आर डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 2t डिवाइड बाय क्या होगा, आर बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एच रो जी इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइड बाय आर। क्लियर नाउ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेंसिटी एन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के वजह से लिक्विड पे लग रहा है उसको हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए लेंगे, तो हमें हाइट मिल जाएगा। ओके, एच फाइंड आउट हो जाएगा इस फॉर्मूला की मदद से। द अबव द इक्वेशन गिव एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल फॉर ए लिक्विड। इस एक्सप्रेशन की मदद से आप पता लगा सकते हो कि लिक्विड ऊपर जाएगा या नीचे। मतलब मेन क्या हो गया, दिस इज माई वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय आर रो जी। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, नैरो द ट्यूब ग्रेटर द हाइट टू विच द लिक्विड राइज। जितना पतला आपका कैपिलरी ट्यूब होगा उतना ज़्यादा हाइट उसकी बढ़ेगी। इफ द कैपिलरी ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल इन अ लिक्विड दैट हैज द convex meniscus, then the angle of the contact is theta is obtuse, therefore the cos theta is negative and so is the height h। क्या बोला है, आपका जो कैपिलरी ट्यूब है अगर आप उसे वर्टिकली लिक्विड में डालते हो तो जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बनाएगा, और वो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यहाँ पे अगर आपका कॉस थीटा नेगेटिव है एंड सो इज हाइट एच, और वही क्या होगा, आपका हाइट एच होगा। इसका मतलब क्या है, द लिक्विड विल सफर कैपिलरी फॉल और लिक्विड डिप्रेशन। तो इस केस में लिक्विड सफर करेगा कैपिलरी फॉल और डिप्रेशन की वजह से। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड मेथड देखेंगे यूजिंग फोर्स। अब फोर्स की मदद से भी आप पता लगा सकते हो। फोर्स की मदद से कैसे पता लगा सकते हो, चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करके ले लेंगे। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेथड 2 यूजिंग फोर्स। राइज ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, hence the weight of a liquid column must be equal and opposite to the proper component of force due to the surface tension at a point of contact। क्या बोला है, जो राइज होता है वाटर कैपिलरी के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो वेट है लिक्विड कॉलम का वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। लिक्विड कॉलम का वेट कैसा होना चाहिए बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए। सरफेस टेंशन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस टेंशन कहाँ पे लगना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। द लेंथ ऑफ अ लिक्विड इन ए कॉन्टैक्ट इनसाइड। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए एफ टी, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एफ टी कॉस टीटा दिया हुआ है, ये आपका टीटा है, ये एफ टी फोर्स ऑफ टेंशन यानी फोर्स अराइज ड्यू टू द सरफेस टेंशन है। ये सरफेस टेंशन ड्यू टू द साइन टीटा, ये सरफेस टेंशन ड्यू टू द कॉस टीटा। ये वेट है आपका, जो भी mg वेट है, ये आपके कैपिलरी वॉल्स हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा ये पूरा डायग्राम क्या बोल रहा है। तो ये डायग्राम को हम किस लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें पता चलेगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी। कौन सा फोर्स कैपिलरी के अंदर काम कर रहा है उसे पता लगाएंगे हम। द कैपिलरी सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। देखिए कैपिलरी एक सर्कुलर ट्यूब होती है तो उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा। दो द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, तो जो फोर्स आपको सरफेस टेंशन की वजह से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एफ टी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एफ टी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सरफेस टेंशन को मैं रिप्रेजेंट टी से कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ओके, 2 पाई आर क्या है, यहाँ पे आपका लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलॉन्ग द टेंजेंट। आपका जो डायरेक्शन रहेगा फोर्स का वो टेंजेंट के साथ में रहेगा, जैसा कि आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या होगा, एफ टी वी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। क्या होगा, फोर्स टेंशन फोर्स यानी फोर्स ड्यू टू द टेंशन ऑन वी, वी इज इक्वल टू टी इंटू वर्टिकल, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो फोर्स लगेगा उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला रेफर करेंगे, इसे मार्क कर लीजिए, ये पूरा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इग्नोर द लिक्विड इन अ concave meniscus, the volume of a liquid in the capillary rise V is equal to pi r square h। अब मैं इग्नोर कर देता हूँ जो लिक्विड है concave meniscus में, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है कैपिलरी का वो क्या है, V is equal to pi r square h, यानी वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू हाँ pi r square h। मास ऑफ अ लिक्विड इन ए कैपिलरी, अब जो मास होगा कैपिलरी के, यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला ये आ गया इन ए कैपिलरी। मास ऑफ अ लिक्विड इन ए कैपिलरी का फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू pi r square h रो, यानी हाइट इंटू डेंसिटी। ओके, तो ये आपको एक याद रखना है। मास के लिए अलग फार्मूला है, वेट ऑफ अ लिक्विड इन ए कैपिलरी के अलग फार्मूला है। वेट ऑफ द इन ए कैपिलरी क्या है, W इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी। ओके, यानी डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाउ अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या कह रहा है, दिस इज मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। ये क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ऑफ द फोर्स, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का उसके लिए।
ये क्यों होता है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन होता है, यानी ये इक्वल और अपोजिट क्यों है? वर्टिकल कंपोनेंट सरफेस टेंशन के कारण है। किसके कारण है? सरफेस टेंशन के कारण है। दोस्त द इक्वेटिंग राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, अब जो मेरा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है मीन्स दिस साइड, मैं इसको इक्वेट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इससे मुझे यही वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो ओवरऑल हमने क्या किया है? इन टर्म्स ऑफ हाइट फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया है, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टेंशन मैंने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया है। यानी जो हमें पहला फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले से मैं दूसरा फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ हाइट के लिए? ये तो हाइट का मेरा पहला ही फॉर्मूला हो गया। ओके नाउ, और सेकंड में टेंशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, द टर्म ऑफ द कैपिलरी राइज एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन। अब टी देखें यहाँ पे ऊपर है तो क्या होगा? ये यहाँ पे जाएगा, कॉस और 2 दोनों नीचे आएंगे। अगर मैं इसका रीअरेंज करूँ, रीअरेंजमेंट करने पे ये पूरा टर्म यहाँ पे डिवाइड मार रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई मारे करेगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों इज इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो टी के टर्म में आपको क्या मिलेगा? आर एच रो जी डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। क्लियर? नाउ अब हमें क्या है? द सेम एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर द कैपिलरी फॉल डिस्कस अर्ली। अब क्या होता है? सेम एक्सप्रेशन आप वैलिड है कैपिलरी फॉल डिस्कस जो हमने पहले पढ़ा था उसके लिए, यानी टेंशन के लिए आप हाइट वाला फॉर्मूला रीअरेंज करके टेंशन डिटरमाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का 3rd पार्ट है, वीडियो का 4th पार्ट जल्द ही आ जाएगा, टू बी कंटिन्यूड। जय हिंद, जय भारत।